स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्यावस्था का आज हम अगला वीडियो देखते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम और केपी-केसी में संबंध बताया था, साथ ही साम्यावस्था की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताएं। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग हटके है। आज हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अम्ल यानी कि एसिड, है ना, और क्षार मतलब इसको बेस कहा जाता है, हिंदी में भस्म भी कहते हैं इसको। तो अम्ल और क्षार की कैसे पहचान की जाती है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कसेले होते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक सा अंतर है इनमें। तो ये तो छोटी कक्षाओं के आधार पर हमने बात की है। लिटमस पेपर परीक्षण के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, अनिल नाम से हम इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और भस्म यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि अब हम लोग 11th कक्षा में आ चुके हैं तो 8th और 10th क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक थे और उन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। हम लोग 3 वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्हीनियस की, है ना। आर्हीनियस का आप चाहें तो प्रश्न बना सकते हैं, आर्हीनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत समझाइए। अम्ल भस्म सिद्धांत या आर्हीनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक का ये जो सिद्धांत था, इसका प्रमुख आधार क्या था? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख आधार क्या था? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रमुख आधार क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी मैं आंसर बोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं अच्छी तरह से। तो जिस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी का भी कुछ आधार था, मोसले यानी आधुनिक आवर्त सारणी का भी कुछ आधार था, वैसे ही आर्हीनियस के अम्ल क्षार सिद्धांत का भी एक प्रमुख आधार था। वो था जल में विलयता, है ना। जल में विलयता के आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। विलयता मतलब जल में घुलने के आधार पर इन्होंने ये कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, है ना। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में घुलने के पश्चात, वो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा थी इनकी। अम्ल वे जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे जो जल में घुलकर OH- आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये जो आर्हीनियस का जो अम्ल क्षार सिद्धांत है, इसमें हमको कुछ उदाहरण भी तो देखना पड़ेगा। तो अम्ल का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl को अगर आप आयनित करोगे जल में डालने पर तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और Cl- आयन देगा। तो कौन सा आयन दे रहा है? ये हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये क्या है? ये है आपका अम्ल। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड को देखो जरा, H2SO4, यदि हम इसका आयनन करेंगे तो हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज और सल्फेट के ऊपर 2 बार माइनस चार्ज आते हैं। पर हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार। तो हम इसको ऐसे 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम आगे 2 भी लगा सकते हैं। और कोई अम्ल का नाम याद है आपको? नाइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही, HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल का भी यदि हम लोग आयनन करते हैं तो भी ये H+ आयन देता है और NO3 माइनस आयन देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर्हीनियस की परिभाषा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलने के पश्चात कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्षार की। क्षार किसको कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यदि हम इसका आयनन करेंगे तो Na+ और OH-, तो ये है आपका क्षार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा आप लोगों को इनके दोनों के स्पेशल नाम पता है? NaOH का एक विशेष नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? दाहक सोडा। और KOH का नाम होता है कास्टिक पोटाश, ठीक है। तो ये भी आयनन के पश्चात K+ और OH- आयन देगा। इसी प्रकार से CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यदि हम लोग आयनन करेंगे तो कैल्शियम पे 2+ चार्जेस और OH के ऊपर 1- चार्ज। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा
कि भैया अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। जल भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि हम जल का आयनन करेंगे, है ना, जल का आयनन करके देखो, H2O का यदि हमने आयनन किया तो ये क्या देता है, H+ आयन और OH- आयन। तो भाई जल को क्या कहना चाहिए, जल को हमें क्या कहना चाहिए, अम्ल की क्षार। दोनों, जल में अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये था आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, है ना। लेकिन आर्हेनियस का जो सिद्धांत था ये काफ़ी लंबे समय तक तो मान्य रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस परिभाषा के अनुसार कुछ बातें बिल्कुल फिट नहीं बैठी। जैसे कि HCl जो होता है ये द्रव अवस्था में तो हाइड्रोजन आयन और Cl- आयन देता है, लेकिन गैसीय अवस्था में, जब गैसीय अवस्था में बदल जाता है तब ये मतलब उस समय भी ये हाइड्रोजन आयन और Cl- आयन देता है, लेकिन जब ये गैसीय अवस्था में रहता है तब ये जल में नहीं घुलता। इनका तो ये कहना था कि जो जल में घुलने पर H+ आयन देंगे वो ही अम्ल होंगे, लेकिन यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि हम गैस फॉर्म में देखें तब भी ये हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन ये जल में उस समय घुलनशील नहीं होगा, तो फिर ये बात गलत साबित हो गई। इसी प्रकार से एक और यौगिक होता है जिसका नाम है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन नाम का ये जो पदार्थ है ना, फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन जल में घुलने के पश्चात क्षारीय गुण तो प्रदर्शित करता है, लेकिन ये OH- आयन नहीं देता। क्षार तो है, जल में घुलने पर क्षारीय गुण तो प्रदर्शित कर रहा है, पर OH- आयन नहीं दे रहा है। HCl H+ आयन दे रहा है पर जल में नहीं घुल रहा है। तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे, कई सारी समस्याएं आई थी। इस वजह से आर्हेनियस का इतना बढ़िया जो सिद्धांत था बाद में फेल हो गया, असफल रहा। तो कोई बात नहीं, अगर आर्हेनियस का सिद्धांत असफल रहा तो उसके बाद कोई दूसरे वैज्ञानिक आए होंगे। तो दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी, पढ़ते हैं हम लोग उनके बारे में, है ना। तो हमारा जो अगला सिद्धांत है उसका हम लोग नाम लिखते हैं ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी, है ना, दो अलग अलग लोग थे ये। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत क्या था। तो देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत से बिल्कुल उलट था ये सिद्धांत। जैसे इनका प्रमुख आधार क्या था, जल में विलयता। बात याद रखना कि आर्हेनियस के सिद्धांत का प्रमुख आधार था जल में विलयता, इसी प्रकार से ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी के अम्ल क्षार सिद्धांत का जो प्रमुख आधार था वो क्या था, इसका आधार था प्रोटॉन, है, ये प्रोटॉन पर आधारित था। प्रोटॉन, और प्रोटॉन्स को वैसे तो हम लोग P+ कहते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन आयन को भी हम लोग प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन का परमाणु भार बिल्कुल समान होता है, अणु भार एकदम समान होता है, तो प्रोटॉन पर आधारित था। इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन यानी कि जो प्रोटॉन देते हैं, यानी जो प्रोटॉन दाता हैं वो तो अम्ल, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल। इन्होंने जल में घुलने की बात नहीं की थी, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल। और क्षार किसको बोला इन्होंने, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन लेते हैं, तो प्रोटॉन ग्राही, है ना, यहाँ पे शब्द हम लोग यूज करेंगे, प्रोटॉन ग्राही को उन्होंने क्या नाम दिया, क्षार। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं इसके। अच्छा, अब इसके उदाहरण के लिए हमको दो के जोड़ों की आवश्यकता होगी। जैसे हम लोगों ने जो आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा, इसमें हमने डायरेक्टली देखा कि भैया अम्ल के 3 एग्जाम्पल, क्षार के 3 एग्जाम्पल। इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए जरा, HCl + H2O, यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। HCl और H2O से मिलकर क्या बनेगा, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे भी मैंने नाम लिया अंत में एसिड, यानी कि HCl जो है एक प्रकार का अम्ल है, और अम्ल कौन है, जो प्रोटॉन देते हैं। तो देखो ये H जो होगा, ये HCl अपना प्रोटॉन H2O को दे देगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसने इसको दे दिया H2O, तो ये तो हो जाएगा H3O, और चूंकि प्रोटॉन आया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, देखो जरा, HCl का हम लोग जब भी आयनन करते हैं तो वो प्रोटॉन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमने इसको एक प्रोटॉन दिया तो हाइड्रोनियम आयन बना, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और बदले में बचा क्या, क्लोराइड आयन, है ना। तो यहाँ पर HCl ने किसका काम किया, अम्ल का, क्योंकि इसने प्रोटॉन को त्यागा।
प्रोटॉन देने वाले को अम्ल कहते हैं। क्षार का एग्जाम्पल देखें अपन। अब देखो NH3 की क्रिया करा दो H2O से, है ना, तो क्षार किसको बोलेंगे? जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो H2O है, इसने क्या किया? इसने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया, तो NH3 तो बदल गया NH4 में, है ना, और H2O बदल गया OH माइनस में। तो किसने प्रोटॉन ग्रहण किया इस क्रिया में? इसने। तो इसको अपन कहेंगे क्षार, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर जल का जो अणु है ये भी तो अम्ल क्षार दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए जरा, H2O ने प्रोटॉन को ग्रहण किया तो H3O में चेंज हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पे क्षार का काम कर रहा है। इसी प्रकार, क्योंकि क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही, तो उसने प्रोटॉन को ग्रहण किया। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो कि इसने प्रोटॉन दिया, मतलब यहाँ पर इसने किसका कार्य किया? अम्ल का कार्य किया। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे आर्हेनियस का सिद्धांत हो, चाहे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत हो, दोनों ही सिद्धांतों में हमने कॉमन चीज़ देखी कि जो जल का अणु होता है वो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसलिए इस जल को हम लोग क्या कहते हैं? उभय प्रोटिक विलायक, है ना। इसका नाम हम रखेंगे उभय प्रोटिक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, मतलब कि वो दोनों की तरह कार्य करता है। तो ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो सिद्धांत था, ये इसकी कमी ये थी कि भाई ये सिर्फ प्रोटॉन पर आधारित था, जबकि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन को लेना देना नहीं करते, लेकिन फिर भी तो उनमें अम्ल क्षार का गुण पाया जाता है। तो थोड़ा सा लिमिटेड था ब्रॉन्स्टेड लॉरी का ये नियम। इसलिए फिर एक और तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लुईस, है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो और लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत देखने के बाद हम फिर से ब्रॉन्स्टेड लॉरी पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ हमको पढ़नी है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं लुईस के अम्ल भस्म सिद्धांत की। तो अगला हमारा प्रश्न होगा लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। लुईस ने क्या कहा था? अम्ल क्षार किसको कहते हैं? तो तीनों बातों पे आधार तो बहुत जरूरी है ना। आर्हेनियस का जो अम्ल क्षार सिद्धांत था वो जल की विलयता पर आधारित था। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का जो अम्ल क्षार सिद्धांत है वो प्रोटॉन के ऊपर आधारित था। लेकिन यहाँ पर जो लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इसका जो प्रमुख आधार है वो क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन युग्म। और इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ऐसे दो बिंदी, है ना, इनको इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इन्होंने ये बोला था कि अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर ले वो अम्ल। और क्षार किसको बोलेंगे? क्षार वे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग दें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, याद कीजिए। BX3 या बहुत सारे उदाहरण थे उसमें। BX3, अब X के स्थान पे आप फ्लोराइड भी रख सकते हो, क्लोराइड भी रख सकते हो, BCl3, है ना। याद आया आपको ये प्रश्न कि BCl3 या BF3 या BX3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है? तो वहाँ पर भी हमने सेम बात समझाई थी। लुईस अम्ल मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करते हैं वो अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा त्यागते हैं वो दाता। तो BX3 का एग्जाम्पल है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कैसे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3, है ना। हेलोजन कोई भी ले लो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए मैंने फ्लोरीन लिया, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक संरचना परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 7, है ना। अब क्या होगा कि बोरॉन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, है ना। इसको उठा के अपन यहाँ रख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी 7 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीनों फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षाओं में 7 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सभी चाहते हैं कि भाई हम हमारा अष्टक पूरा कर लें। बोरॉन की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि कैसे भी करके मुझे 5 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाए तो मेरा भी अष्टक पूरा हो जाए। तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। देखो फ्लोरीन का काम पूरा हो गया, तीनों फ्लोरीन्स का।
लेकिन बेचारा बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कैसा यौगिक है, इसको हम कहते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यानी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अष्टक कब पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर, परंतु यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अमोनिया की। NH3 कैसे बनता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 5, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 1। अमोनिया में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है और प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कर लेते हैं साझेदारी। तो देखो इसका तो अष्टक पूरा है ना, 2 4 6 8। अमोनिया का अष्टक पूरा है, परंतु अमोनिया का नेचर कैसा है, क्षारीय, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को त्यागना चाहता है। आपको लग रहा होगा कि अगर ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को त्याग देगा तो इसका अष्टक अधूरा रह जाएगा ना, लेकिन नहीं, ये BF3 के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेता है। तो देखें ये क्रिया कैसे होती है, समझते हैं हम इसको। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अमोनिया N, जिसके पास 1 2 3 4 5 और ऐसे हाइड्रोजन भी है ना, और प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे साझेदारी की हुई है। अब अमोनिया क्या करता है, BF3 के साथ में क्रिया करता है। तो ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा BF3 को त्याग देता है। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान में दिया, तो अमोनिया को आप क्या बोलोगे, इसको हम कहेंगे कि ये तो है लुईस क्षार, और चूंकि BF3 ने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण किया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहलाएगा आपका लुईस अम्ल। और इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा, इसको मैं नीचे बता देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में सीधा सीधा लिखना। इनको कैसे बनाएंगे अपन, देखो 1 2 3, यहाँ तो आप लोग हाइड्रोजन लिख दो, है ना, और इसी प्रकार से इसको ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके पास जा रहा है, तो इस बंध का नाम क्या है, इसको कहते हैं उप सह संयोजक बंध। आप लोग जब 12वीं कक्षा में आएंगे तब हमको इस बंध के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। उपसह संयोजक बंध है ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इस तरह से ये BF3 बन गया, है ना, और ये उपसह संयोजक बंध बन गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत कंप्लीट होता है। तो तीनों सिद्धांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर्हेनियस ने क्या बोला था कि अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना, प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ब्रॉन्स्टन क्लोरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार। जबकि लुईस का सिद्धांत बिल्कुल ही अलग था। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेते हैं वो अम्ल, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं वो क्षार। ठीक है, तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ब्रॉन्स्टन क्लोरी का सिद्धांत है, ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हमको एक और नया प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग हमारा अगला नया प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए। तो अब हमारा अगला नया प्रश्न है, संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को समझाइए। कॉन्जुगेट शब्द का यूज किया जाता है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को परिभाषित कीजिए विद उदाहरण, है ना। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में हम लोग यही एग्जांपल्स यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ब्रॉन्स्टन क्लोरी के सिद्धांत को मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये काम आएगा बार बार। प्रोटॉन देने वाले को अम्ल, प्रोटॉन लेने वाले को क्षार कहते हैं, इतना तो क्लियर है। अब संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार जो होता है ना, उन दोनों के बीच में केवल एक प्रोटॉन का अंतर पाया जाता है। देखते हैं कैसे। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि मैं पहले समझाती हूँ आपको, उसके बाद में डेफिनेशन बोलूँगी तब समझ में आएगा। HCl की क्रिया H2O से हुई, है ना। फिर से वही समीकरण लिख रहे हैं हम लोग। HCl ने अपना प्रोटॉन H2O को दे दिया, तो ये क्या हो गया, H3O यानी हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या बचा, Cl आयन। तो जो अम्ल देता है, मतलब जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, और इसने प्रोटॉन लिया तो ये क्या कहलाएगा, क्षार। अब बात ध्यान से सुनना, प्रोटॉन देने वाले को अम्ल कहते हैं, प्रोटॉन लेने वाले को क्षार कहते हैं। तो अम्ल के द्वारा जब प्रोटॉन त्यागा गया तो बचा क्या रह गया बेचारा, Cl। तो इस Cl और HCl, ये अम्ल है ना, तो ये इसका क्या है, संयुग्मी क्षार। इसको बोलेंगे हम इसका संयुग्मी क्षार। और इसी प्रकार से ये जो क्षार है, इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया, तो प्रोटॉन ग्रहण करने पर ये स्वयं काय में बदल गया, H3O में। तो इसको बोलेंगे कि ये इसका क्या है, संयुग्मी अम्ल।
तो संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में दोनों में किसका अंतर है? देखो H2O और H3O में किस बात का अंतर है? एक प्रोटॉन का। इसी प्रकार से आप देखो HCl और Cl माइनस में किस बात का अंतर है? हाइड्रोजन आयन का। तो सीधी सी परिभाषा है कि संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में तथा संयुग्मी क्षार और उसके अम्ल में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है ना। तो क्षार और इसकी डिफरेंट मतलब अलग अलग अगर अपन लोग डेफिनेशन देखें, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं, है ना। संयुग्मी अम्ल की परिभाषा क्या होगी? कौन है संयुग्मी अम्ल इनमें से? ये तो ये संयुग्मी अम्ल H3O है। तो संयुग्मी अम्ल की परिभाषा क्या होगी कि किसी क्षार द्वारा, एक एक शब्द पे ध्यान देना, किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात बने अम्ल को संयुग्मी अम्ल कहते हैं, है ना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन, इसको H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर बने अम्ल को संयुग्मी अम्ल कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? फिर से देखिए, किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने पर, ये खुद काय में बदल गया H3O में, क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर बने अम्ल को संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि जैसे H2O ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो वो स्वयं काय में बदल गया? H3O में, है ना। तो ये तो क्षार है और ये इसका क्या है? संयुग्मी अम्ल। वहां पर भी देख लो आप। चलो उसकी बात बाद में करते, 2 मिनट संयुग्मी क्षार के बारे में हम डेफिनेशन लिखें। अब संयुग्मी क्षार किसको बोलेंगे? एकदम उलट इसके, है ना। किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने पर बने क्षार को संयुग्मी क्षार कहते हैं, है ना। किसी अम्ल द्वारा, अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। तो किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने पर बने क्षार को संयुग्मी क्षार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि भैया हमारे पास में HCl है, इस HCl ने क्या करा? हाइड्रोजन को त्याग दिया, तो बचा क्या? Cl। तो किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने पर बचा क्षार संयुग्मी क्षार कहलाता है ना। अब हम फिर से उस वाले दूसरे एग्जाम्पल पर जाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझें कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, अमोनिया ने प्रोटॉन ग्रहण किया। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं अपन लोग? क्षार। प्रोटॉन ग्राही कहलाता है क्षार। तो इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया तो ये तो क्षार हो गया। तो प्रोटॉन ग्रहण करने पर NH3 काय में बदल गया? NH4 में। तो किसी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको क्या बोलेंगे अपन? ये इसका संयुग्मी अम्ल है। किसी प्रोटॉन द्वारा या किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर बना अम्ल संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो किसी क्षार द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर बना अम्ल संयुग्मी अम्ल है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? NH3 ने एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो काय में बदल गया? वो बदल गया NH4 में। तो ये तो है अम्ल, ये है क्षार, तो ये बन गया उसका संयुग्मी अम्ल। इसी प्रकार से H2O ने प्रोटॉन त्यागा, मतलब वो अम्ल है, और प्रोटॉन त्यागने के बाद बचा क्या? OH- आयन, तो ये उसका क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षार। ठीक है। H2O ने प्रोटॉन को त्याग दिया तो प्रोटॉन त्यागने पर क्या शेष बचा रह गया? OH- आयन। तो किसी अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के बाद शेष बचे क्षार को संयुग्मी क्षार कहते हैं। और दोनों में एक बात याद रखना कि संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है, या यूं कह लो कि संयुग्मी क्षार और उसके अम्ल में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। बहुत सिंपल है। अम्ल से बनता है संयुग्मी क्षार और क्षार से बनता है संयुग्मी अम्ल। तो संयुग्मी अम्ल और उसके क्षार में तथा संयुग्मी क्षार और उसके अम्ल में केवल
एक प्रोटॉन का अंतर होता है, और ये अंतर आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आज की वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के सिद्धांत पर बात की, आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टन-लॉरी का सिद्धांत, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, और साथ में संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो ये जो प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें आपको जितने भी उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए।